हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एमआर केमिस्ट्री क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि देखिए, हम बिलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल के हमने आपको 5 वीडियो अपलोड कर दिए। ये लास्ट वीडियो जिसको छठवीं वीडियो कहेंगे। इसमें देखिए, अब तक हमने आपके 37 न्यूमेरिकलों को ख़त्म कर दिया। अब 38 न्यूमेरिकल लेके आए हैं। इसके बाद जितने भी हैं इस चैप्टर के अंदर सारे क्वेश्चनों को हल करा दिया है। बचे हुए 3-4 क्वेश्चन हैं, इनको भी देखिए। तो देखिए, यदि आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको समझ में आए तो देखिए वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपके लिए और अदर चैप्टरों के न्यूमेरिकल लेके आए। तो देखिए, इसका जो 38वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखिए, संगठनों के संपूर्ण पराश्रय में बेंजीन तथा टोल्यूइन आदर्श विलयन बनाते हैं तो 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन तथा टोल्यूइन का वाष्प क्रमशः इतना है। तो वाष्प को हम किससे डिनोट करते हैं? तो सबसे पहले आपको देखिए, जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लिया करो। दिया है, क्या दिया है कि बेंजीन यानी C6H6 का P0 दिया है। कितना दिया है? 50.71 mm। तथा टोल्यूइन क्या है? C6H5CH3 कितना दिया है? P0 32.06। इतना कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, यदि 80 ग्राम बेंजीन, मतलब इसका स्मॉल डब्ल्यू दिया है 80 ग्राम को किस में घोला है, इसका कैपिटल डब्ल्यू दिया है 100 ग्राम, मतलब ज़्यादा होगी मात्रा। ब्लैक के बारे कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। मिलाया जाए तो बाज़ अवस्था में बेंजीन के मोल अंश ज्ञात कीजिए। किसके? इसके क्या निकालने? मोल अंश C6H5 C6H6 क्या निकालने? आपको मोल अंश निकालने, यानी XA निकालना है। इसको A मान लो बेंजीन को, इसको B मान लो। तो देखिए, यहाँ से आपने क्या देखा कि यदि ये बाज़ अवस्था नहीं कहता तो यहाँ पर मोल अंश कैसे निकालते? इसके मोल बट्टे इसके मोल, कुल मोल इसके मोल बट्टे कुल मोल। अब जैसे मैं बात करूं कि इसका M कितना होगा, तो M कितना होगा इसका कि 12 6 72 और 6 78 78। इसका M कितना होगा? कैपिटल M 12 7 84 45 40 87 88 88 89 90 91 92 M हो गया। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, इसका हमें मोल निकाल लेंगे। स्मॉल n निकाल लो। क्या? स्मॉल डब्ल्यू बट्टे स्मॉल m होता है। तो डायरेक्ट मैं मान रखता हूँ 80/78 और इसके कैपिटल N निकाल लो। क्या आएगा? 100/92। इसका आप इसमें भाग दो तो क्या आएगा? देखिए, 80/78 1.0। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो इसमें समय बचाने के लिए, लेकिन आपको क्या इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। क्या आएगा? 1.026 और इसके मोल जो आएंगे वो आएंगे 1.087। यहाँ से आपने मोल निकाल लिए दोनों के। तो देखिए, जो बाज़ अवस्था में मोल अंश होते हैं वो क्या होते हैं कि बाज़ अवस्था में मोल अंश क्या होता है कि डाल्टन के नियम के अनुसार नियम से क्या होता है, आंशिक दाब बराबर P कुल इंटू XA। इसके लिए निकाल लो तो XA, इसके लिए निकालो तो XB। अब आपको यहाँ पर क्या दिया? शुद्ध ब्लैक का वाष्प दिया, आंशिक दाब तो दिया नहीं है, P कुल भी नहीं दिया। तो देखिए, इसका आंशिक दाब आप निकाल सकते हो कैसे कि इन दोनों के आपके पास क्या है? मोल है। तो इनसे इनके मोल निकालो। देखिए, P बराबर क्या होता है? P0 इंटू XA, यानी इसका आंशिक दाब आप निकाल सकते हो। तो आंशिक दाब के लिए P0 आपको दिया कितना? 50.71 इंटू, यदि आपको XA का मान पता चल जाए तो आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसके पहले यहाँ से बात करूँगा। P0 P बराबर जी A के लिए A लगा दो, जी B के लिए तो B लगा दो। क्या होगा? P0 B इंटू XB। तो यहाँ से देखिए, P0 B आपको दिया कितना दिया? 32.06। यदि इसके B पता चल जाए तो ये भी आपका PA और PA आ जाएगा तो कुल मिल जाएगा और इसका PA मिल जाएगा।
तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, पहले इसके मोल अंश निकाल लो। तो C6H6 के मोल अंश बराबर क्या आएगा, देखिए कि इसके मोल कितने हैं 1.026 अपॉन कुल मोल क्या होंगे 1.026 प्लस के 1.087। इसको आप आगे हल करोगे तो क्या है 1.026 और इनको इसमें जोड़ दो तो 6 और 7 तेरह 3 10 और 1 11 और 2, यहाँ से पॉइंट हटा जाए तो क्या बचा, ऊपर ये गया 26, नीचे क्या बचा 2113। अब देखिए इसको आप हल कर लो, एक क्या है 26 और 2113, तो इसको आप काटोगे तो क्या है 0.486। ये किसके मोल आ गए, व्यंजन के आगे क्या आ गए 0.486। तो यहाँ से पीए यानी आंसर का पता चल जाएगा इसका। यदि आपके पास बेंजीन के मोल अंश है तो आप टोल्यूइन के नहीं निकाल पाओगे, C6H5CH3 के मोल अंश बराबर क्या होगा 1 माइनस के जो इसके निकले, तो इसमें से 1 माइनस कर दो तो क्या बचा 4, 10 में से 9 में से 8 गए 1, 9 में से 5 यानी 514। तो यहाँ से इसके भी आपको, तो देखिए आप इसका इनका गुणा करके क्या निकाल लो, क्या निकल जाएगा, यहाँ से इनका गुणा करके क्या निकल जाएगा आपके पास पीए निकल जाएगा, यानी आंसर का पता चल जाएगा इसका। तो इनका गुणा कर लो, देखिए क्या आ गया 24.64, 5 5 आता है तो इसको 65 कर लो और इसका पी भी निकालोगे तो कितना आएगा, देखिए तो यहाँ से आएगा आपका 16.47, तो इसको 48 कर लो, पॉइंट के बाद और भी ज़्यादा। अब यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, देखिए आपको पी ए पता चल गया तो इसके मोल अंश नहीं निकाल पाओ, क्या आएगा आपके पास पी ए 24.65 बराबर पी कुल, तो पी कुल निकाल लो, इन दोनों को जोड़ दो क्या आएगा 24.65 और क्या है प्लस 16.48। तो 8 5 13 3 हासिल 1, 6 10 1 11 की 1 हासिल 1, 10 1 11 की 1 हासिल 1, 3 और 1 4, क्या आ गया पॉइंट के बाद दो अंक 41.13। तो 41.13 गुणा x से, आपको चाहिए x से तो क्या आ जाएगा x से बराबर यानी बेंजीन के मोल अंश बराबर क्या आएगा 24.65 बटे 41.13। यहाँ से पॉइंट गया तो क्या बचा आपका 24.65 बटे 41.13। इनका भाग लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यदि यहाँ पे दोनों के मोल अंश पूछे होते तो इसके जो मोल अंश आएंगे उसमें से एक में से माइनस कर दो, क्या आएगा 24.65 भाग 41.13, क्या आएगा 0.599 आएगा, तो इसको आप ले सकते हो 0.6। ये क्या आगे मोल अंश आ गए किसके, बेंजीन के आगे वाष्पावस्था में। यदि मैं बात करूं किसके टोल्यूइन के, तो C6H5CH3 के मोल अंश बराबर क्या होगा 1 माइनस के 0.6 यानी कि 0.4। ये किस में होंगे वाष्पावस्था में, और ये किस में होंगे आपके बिना वाष्पावस्था में। तो यहाँ से ये वाष्पावस्था वाली बात से ये क्वेश्चन इतना लेंथी हो गया, तो इतने में समझता हूँ कि आपको याद होगा। ये हमने कहाँ से निकाला था P0 A इंटू एक्स ए, कहाँ से निकाला था हमने राउल्ट के नियमों से निकाला था द्विआंगी विलयनों के लिए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं है कि वाष्पावस्था में मोल अंश बराबर क्या होता है डाल्टन के नियम से आंशिक दाब बराबर कुल पी कुल इंटू एक्स है। तो पी हमने निकाल लिया इसका, इससे P0 A इंटू एक्स है, और ये क्या होता है P0 A क्या होता है वाष्प शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, और एक्स से मोल अंश है। तो यहाँ से हमने मोल अंश इसके निकाल लिए, भार दिया अड़ू भार दिया, इन मानों को उठा के यहाँ रख दिया, आपका आंसर आ गया। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा है, वायु अनेक गैसों का संगठन है, 298 केल्विन पर आयतन मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, लगभग कितने 20% और 79% के अनुपात में, मतलब ऑक्सीजन में
ये हैं वायुमंडल में। तो वायुमंडल दाब पर 10 वायुमंडल दाब पर जल वायु के साम्य में है। तो इसका मतलब क्या है कि वायु और जल के साथ कितना 10 वायुमंडल दाब है। तो उस समय 20% क्या है आपका 10 वायुमंडल में नाइट ऑक्सीजन है और 79% वो नाइट्रोजन। तो क्या है इनके गैस मान इतने दिए हैं, तो इन गैसों का संगठन ज्ञात करो, मतलब ये गैस कितनी है। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि वायु जल के साथ सामने पर कुल दाब कितना है, कुल दाब 10 एटीएम। अब इसमें देखिए आपके वायु में क्या क्या है कि वायु में O2 का 20% है व N2 कितना है 79% है। O2 का 20% है और N2 का 79% है। किसमें ये उपस्थित हैं कि आयतन में उपस्थित हैं। यानी आयतन में 10 एटीएम कुल दाब है, उसमें से 20% N2 और O2 और 79% N2 है। तो देखिए यहाँ से हम इनकी यदि हम मात्रा निकालें, जैसे हम बात करूँ तो O2 का दाब P क्या होगा 10 बट्टे क्या आ गया 2 एटीएम। अब जैसे कि हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसका दाब हमें mm में, तो mm में चेंज करने के लिए क्या करेंगे गुणा 760। तो यहाँ से ये क्या में चला जाएगा, देखिए 2 गुणा 760 बराबर इसका इसमें गुणा कर लो 0 12 1520 mm में। इसी प्रकार मैं N2 का P निकालूं, या तो इसको ऐसे लिख लो PN2 क्या आएगा 10 गुणा 79 बटे 100, तो क्या आएगा 0.79 एटीएम आएगा। इसको भी मैं किस में mm में कन्वर्ट कर दूं, तो इसका भी गुणा कर लो क्या आएगा 6004 आएगा। अब देखिए पूछेगा कि जल में इन गैसों का संगठन, तो संगठन आप कैसे निकालोगे। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि P जैसे O2 के लिए बात करूं तो क्या आएगा KH × X। तो हम संगठन यहाँ पे किसी भी चीज में दे सकते हैं ml में, यानी यहाँ पे हम किसके मोल अंश के रूप में संगठन निकाल सकते हैं। तो X A के जगह पे क्या कर लो O2 के लिए निकालना है, तो O2 तो क्या आएगा PO2 अपॉन KH। P कितना आपके लिए पास इसका 1520 और KH कितना है इसका ये दिया है कितना 3.30 × 10⁻⁷। इसको आप हल करोगे तो देखिए पॉइंट हटा के 3 0 1 0 से 1 0 और 2 घात से 2 घात घटे हैं, क्या बचेगा आपका 152 बटे 33 और यहाँ जो 5 घात बची वो ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी। इसका आप गुणा भाग करोगे तो क्या आएगा आपका कि 4.06, यानी मोल अंश के रूप में इसका संगठन कितना आएगा 4.06। इसी प्रकार आप इसका निकाल लो कि N2 का P जो होगा क्या होगा KH × X N2, यहाँ से X N2 निकालोगे तो क्या आएगा PN2 अपॉन KH, क्योंकि KH दिया तो इसी के रूप में निकाल सकते हो आप इसका संगठन। तो यहाँ PN2 कितना है 6004, KH कितना है इसका 6.51 × 10⁻⁷। इसको भी पॉइंट हटा के 2 0 और 2 0 से 2 0 कटे जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 651। इसको ऊपर ले जाओ 10⁻⁻5। इनका आप गुणा कर लो 6000 किसमें 6004 में भाग करना है आपको 651 का, क्या है आपके पास 9.22 × 10⁻⁻5। मोल अंश में मात्रा आ रही है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो मोल अंश में इसकी मात्रा कितनी होगी 4.06, उसकी 9.22 × 10⁻⁷ के साथ।
देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वायुमंडल दाब पर 10 वायुमंडल दाब पर जल वायु के साथ साम्य में, मतलब साम्य में, तो वायु जल के साथ साम्य पर है, कुल दाब है वो 10 एटीएम होगा। और इसका जो है वायु जल के साथ 10 एटीएम हो गया, तो वायु में O2 का 20% है और N2 का 79% आयतन में उपस्थित है। तो इनका आयतन निकाल लिया हमने, यहाँ से P पता चल गया आपको, इसका इतना mm होगा, इसका इतना mm होगा। अब देखिए आपको इनका P पता चलेगा, आपने फॉर्मूला लगा दिया P मतलब हेनरी स्थान, ये कौन सा फॉर्मूला है, हेनरी के नियम से, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जो आपने इसका संगठन निकाला है वो मोल अंश के रूप में निकाला है। तो यहाँ पर आप इसका कोई मात्रा नहीं बताओ, तो इस पर ये क्वेश्चन आपका हल होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, यदि जल का पराशर दाब 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो वही मैंने पहले बताया आपको कि जो दिया है ताप पर मतलब T कितना है 70 डिग्री सेल्सियस, पराशर दाब P कितना है 0.75 ATM, और क्या करेगा B जो है 2.5 लीटर है। तो जल में Ca कैल्शियम क्लोराइड का वन टाइप गुणांक की मात्रा ज्ञात करो। वन टाइप गुणांक दिया है, तो जल में इसकी मात्रा यानी स्मॉल w पूछा है इसने, लेकिन क्या करेगा वन टाइप गुणांक इसका कितना है 2.47। तो हमने देखिए पराशर दाब का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, P बराबर WRT अपॉन MB। यदि आपको वन टाइप गुणांक का मान दिया हो तो इंटू IB होता है, IWRT अपॉन MB। पूछा क्या इसने, W पूछा है कि मात्रा कितनी होगी डायलेटर जल में जब इसका जो ताप इतना हो और इतना हो। तो यहाँ से देखिए W बराबर निकालोगे तो क्या आएगा P इंटू M इंटू B अपॉन I इंटू R इंटू T। तो देखिए R क्या गैस स्थिरांक, इसका मान कितना है 0.08 ATM लीटर मोल प्रति केल्विन। तो दाब एटीएम में चाहिए, एटीएम में आयतन लीटर में चाहिए, लीटर में मोल, तो या अणु आवट्टे बाहर निकाल लो, बाहर दिया लेकिन मोल यहाँ से कितना अणु भार कितना होगा CaCl2 का, M बराबर क्या होगा कैल्शियम का 40, 35 में 71, तो 1 और 4 7 और 4 11 111 होगा। लेकिन ताप आपको केल्विन में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा 273 प्लस करने पड़ेंगे, तो कितना हो गया ताप आपका 300। इन मानों को उठा के रख दो। देखिए ये कितना है आपके पास 0.75 इंटू M कितना है 111 इंटू V कितना है 2.5 अपॉन I कितना है 2.47 इंटू R कितना है 0.082, T कितना है, T कितना है आपके पास 300। अब देखिए इसको हल करो, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने होंगे 1 2 3 4 5, यहाँ कितने 1 2 3, तो ये पॉइंट हट जाएंगे, लेकिन नीचे ज्यादा अंक हैं कितने 2, तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, इससे ये गया। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा आपका 25 बार। अब कोई संख्या किसी से कट रही है, नहीं कट रही है, क्या बचा आपका 25 गुणा 111 गुणा 25 बटे 247 गुणा 82, ये बचेगा। इनका क्या कर लो आप गुणा भाग कर लो, 3.42 क्या आएगा, क्या पूछा W, तो किस में आएगा ग्राम में। इतनी बात समझ में आई। यानी आपको यदि वन टाइप गुणांक का मान दिया है तो पराशर दाब क्या होगा IWRT अपॉन MB, या इसको हम यही पढ़ते हैं P बराबर ICRT। सी क्या होती है मोलरता, मोलरता बराबर होता है भार मोल बट्टे आयतन, और मोल बराबर क्या होता है भार बट्टे अणु भार अपॉन B। या तो ये याद रखिए, ये याद रखिए, ये क्या है पराशर दाब से ये फॉर्मूला निकाला था बहुत ज़्यादा चार्ल्स के नियम से। तो इस प्रकार यहाँ से ये पूछा है, तो इसको आप गुणा भाग आना चाहिए आपको, इसमें और कुछ है नहीं। बाकी सारा जो दिया है R का मान आपको दिया होता है, कांस्टेंट मान होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्या कह रहा है कि 2 लीटर जल में, तो यहाँ से देखिए इन्हीं यूनिटों को आप पकड़ोगे, जब भी आप न्यूमेरिकल B दिया है, आयतन दिया है कितना 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर अब इसको रख लो 25 केल्विन में परिवर्तित कर लो, देख लेना आपको आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो 298 केल्विन क्या कह रहा है
तो आप पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर 25 मिलीग्राम मतलब स्मॉल डब्ल्यू दिया है कितना 25 मिलीग्राम, इसको ग्राम में चेंज करोगे तो क्या आएगा 25 गुणा 10⁻³ ग्राम। घोलने पर बनने वाले विलयन का क्या ज्ञात कीजिए, पराशरता P ज्ञात कीजिए। तो P ज्ञात करोगे तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, P बराबर WRT/MB। यहाँ पर घोला किसने, आपको K2SO4 को घोला है, तो इसका अणुबल निकाल लो। M बराबर क्या होगा, K2SO4 से देखिए K का 39 दूनी 78 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64, 4 और 6 10 14 4 हासिल 1 9 16 और 1 17 174 हो गया। तो देखिए W पता है आपको, इसमें R का मान पता है, R का मान कितना होता है, R का मान कांस्टेंट होता है, कितना होता है 0.082 ATM लीटर प्रति मोल केल्विन। जैसा कि अभी हमने ताप को परिवर्तित किया केल्विन में, तो यहाँ केल्विन की जरूरत है, R का मान केल्विन में। तो अब देखिए दाब ATM में निकालना है आपका, जो भी निकलेगा। तो यहाँ से आपको R का मान पता है, T का मान पता है, N का मान पता है, B का मान पता है, तो आप फॉर्मूले में मान रखोगे सारे। लेकिन इसमें देखिए एक बात कह रहा है कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित है, तो K2SO4 वियोजित होने पर क्या देगा आपको, Kn देगा, और क्या देगा SO4 नेगेटिव N देगा। इसको पूर्णतः वियोजित हुए मानते हुए विलयन का पराशर दाब ज्ञात करना है। तो जैसा कि अभी हमने बताया, यहाँ से बांड टैप गुणांक का मान और निकल जाएगा। तो बांड टैप गुणांक का मान कैसे निकलेगा कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित होने पर 2 आयन पोटेशियम के और 1 आयन सल्फेट के देगा, जिससे क्या बांड टैप गुणांक का मान निकल जाएगा। क्या होता है बांड टैप गुणांक बराबर क्या होता है, वियोजित होने के बाद के मोल। तो वियोजित होने के बाद के कितने मोल है, 1 2 और 1 3। वियोजित होने के बाद के मोल बट्टे वियोजित होने से पूर्व के मोल, पूर्व के मोल कितने होंगे 1। तो बांड टैप गुणांक कितना आ गया 3। तो इसके मान रख दो 3 W बराबर इतनी बात समझ आई, K2SO4 पूर्णतः वियोजित होने पर इसका पराशर दाब ज्ञात करना है। तो पूर्णतः वियोजित होने पर ये 2 आयन देगा। बांड टैप गुणांक कैसे निकालते हैं कि वियोजित होने के बाद के मोल बट्टे वियोजित होने से पहले के मोल। तो वियोजित होने के बाद के मोल कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2 और 1 3। तो 3 बट्टे पूर्व पहले के कितने 1 3 बट्टे 1 मतलब 3। स्मॉल W कितना है आपके पास 25 गुणा 10⁻³ R कितना है आपके पास 0.082, T कितना है आपके पास 298 अपॉन N कितना है 174 इंटू B कितना है 2। अब देखिए कुछ कट रहा है, इसमें से कट रहा है 3 से 3 5 15 3 8 24, और कुछ कट रहा है 2 से ये कट रहा है आपका 2 एकम 2 2 चौके 8 2 नाम 18, और कुछ कट रहा है 2 से ये कट रहा है 2 दूनी 4 2 नाम 18 और 2 से 0.041। तो आपका देखिए ऊपर क्या बचा है कि P बराबर एक तो 25 बचा, 0.041 बचा गुणा 149 बचा, और नीचे क्या बचा 29 बचा, और इसको ऐसे लेने दो 10⁻³ इसका आप गुणा कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या है, क्या आएगा आपका 5.26 इंटू 10⁻³ क्या आएगा ATM। तो इस प्रकार यहाँ से आपने P निकाल लिया। क्या निकला, क्या है आपका P कि 5.26 इंटू 10⁻³ ATM। तो इस सवाल में यही पूछा था। यदि आप ये नहीं कहता कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित होगा तो बांड टैप गुणांक को निकालने की आवश्यकता नहीं होती, तो आपका फॉर्मूला यही काम कर जाता। लेकिन इसने कहा है कि यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि ये पूर्णतः वियोजित है, तो पूर्णतः वियोजित होगा तो बांड टैप गुणांक का मान प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। इस प्रकार यहाँ से विलयन चैप्टर के आपके सारे न्यूमेरिकल खत्म हो गए। यदि देखिए इस बात को मैंने पहले बोला है कि आपको इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी तो आप कमेंट में आप बता सकते हो, कमेंट में जो भी परेशानी है बता सकते हो। और आपको वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल जिस वीडियो के माध्यम से कहा है उसको देखिए और इनके न्यूमेरिकलों को हल कीजिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको न्यूमेरिकलों को हल करना होगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर 20 से 25% न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसलिए आपको न्यूमेरिकलों को देखना होगा। और यदि ये इस प्रकार की वीडियो आपको पसंद आती हैं न्यूमेरिकल के लिए तो इनके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि
हमें ऐसा लगे कि आप पढ़ रहे हो और आगे का जितना भी चैप्टर जो न्यूमेरिकल वाले हैं, ठोस अवस्था है, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, रासायनिक प्रगति, उनके भी न्यूमेरिकल लेके आए। लेकिन आपको थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। और क्या करना पड़ेगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जरूर दबाइए। तो आज हमने आपको इस विलेन चैप्टर से सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिए हैं। तो देखिए, यदि आपको अब भी किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कैलकुलेशन आपको खुद हल करना है, खुद सीखना है, ये यहाँ पर मैंने मोबाइल का इस्तेमाल इसलिए किया है कि आपका टाइम बच सके। यदि मैं इनकी कैलकुलेशन करता तो टाइम ज़्यादा हो जाता, वीडियो आपकी बहुत लंबी बन जाती। तो इसको कम समय में ख़त्म करने के लिए मैंने जो आंसर आपके निकाले हैं, मोबाइल का सहारा लेके निकाले हैं। आप ऐसा मत कीजिए, आप जो है अपने फ़ोन के माध्यम से मत कीजिए, अपने दिमाग से, विवेक से कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।